हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग मॉड्यूल इन कॉर्पोरेट इशूअर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दिस ब्रांड न्यू मॉड्यूल विच इज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप। ये काफी इंटरेस्टिंग एक नई लर्निंग मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे सिलेबस में। एंड सच बताऊं तो इसकी जरूरत थी। यहाँ पे हम बहुत बेसिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अबाउट प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड इवन कंपनीज या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और उनमें क्या खासियत है, किस तरह एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, उसके बारे में हम जानेंगे। Now, the good part of this entire learning module is that most of it is already known to you. आप ज्यादातर इन चीजों को ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं, खास करके अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं तो, क्योंकि कॉमर्स में इस तरह की पढ़ाई तो स्कूल लेवल पे भी हो रही है। सो स्कूल लेवल की ही पढ़ाई को आप कह सकते हैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करके आपके सिलेबस में ऐड ऑन किया गया है, विच आई थिंक इज अ पॉजिटिव स्टेप। यहाँ पे मार्क्स या फिर एमसीक्यू स्कोर करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा सब कुछ करना। बट हमेशा की तरह सीएफए इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमेशा लेकर के आता है, जो कि आपको इस लर्निंग मॉड्यूल को पढ़ते वक्त नजर आ जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम के साथ में। आज हमारा जो पहला इस वीडियो में जो हमारा टारगेट है वो है ये लर्निंग आउटकम को पूरी तरह से पढ़ लेना, जो कि है कंपेयर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब की फीचर्स ऑफ द कॉर्पोरेट इशूअर्स। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कितने तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके खास खास फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप ये होता है कि आज अगर मैं सपोज करूँ गौरव काबरा क्लासेस बोल करके अपना एक वेंचर लेकर के आना चाहूं, जो कि एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा, तो मैं बता दूं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खुद की कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कोई भी तरह से यहाँ पे आपको एक लीगल एंटिटी नहीं मिलती, ना ही आपको आरओसी में रजिस्टर करना पड़ता है। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ना ही और कहीं कहीं कुछ भी नहीं, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। इनफैक्ट गौरव काबरा क्लासेस एक प्रोप्राइटरशिप जरूर बन जाएगा, लेकिन इसका करता धरता वो प्रोप्राइटर होगा, जो कि मैं होऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पे नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड इनफैक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है। टॉकिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो ओनर ऑपरेटेड बिजनेस तो होगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी पैसे हैं इस बिजनेस में लाने के लिए, वो सब ओनर खुद ही लेकर के आएगा। और कल को बात बिगड़ गई, कुछ भी हो गया, तो फिर रिस्क भी अनलिमिटेड है ओनर के माथे पे। यानी कि कल को बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, देन द क्रिएटर्स कैन एक्चुअली टर्न अप टू इवन द प्रोप्राइटर टू क्लेम द फंड्स। सीधी बात है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कोई भी बिजनेस मतलब इट इज जस्ट द फेस ऑफ दैट बिजनेस, बट अदरवाइज उसका खुद का कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। पैसे लाने होंगे तो वो बिजनेस खुद से रेज नहीं कर सकता, इट हैज टू बी ब्रॉट बाय द प्रोप्राइटर। रिस्क लेना होगा, प्रोप्राइटर लेगा। इनफैक्ट ये अनलिमिटेड रिस्क होती है, कल को कुछ गड़बड़ हो गया, देन द प्रोप्राइटर विल हैव टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्लियर? एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ओनर सारे के सारे रिटर्न भी एंजॉय करता है। प्रोप्राइटरशिप में जो भी रिटर्न मिलेंगे किसी के साथ बांटने वगैरह की जरूरत नहीं है, जस्ट पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो पर्सनल इनकम माने जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होने की वजह से इस इनकम को रिपोर्ट कैसे करें? इस इनकम को रिपोर्ट करेंगे एज अवर पर्सनल इनकम। हम लोग इनकम टैक्स में फाइल करते हैं आईटीआर, विच इज इनकम टैक्स रिटर्न्स, इंडिया में कम से कम आईटीआर कहते हैं। तो उस आईटीआर में एक हेड ऑफ इनकम होता है जो होता है पीजीबीपी, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी के अंदर में हम इन सारे प्रॉफिट्स को डाल रहे होंगे एंड शो कर रहे होंगे। अब आपके मन में आएगा कि ये डिफरेंट कैसे हो सकता है इफ वी हैव अ कॉर्पोरेट हियर। तो देखो, कॉर्पोरेट होने से पूरा गेम ऑल टुगेदर बदल जाता है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एंड मुकेश अंबानी एक सेपरेट पर्सन है। तो यहाँ पे अगर रिलायंस को कुछ भी मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, देन द रिलायंस विल पे टैक्सेस ऑन दैट। रिलायंस विल रिपोर्ट द प्रॉफिट्स ऑन दोज or the taxes that the company is payable or the company has payable on that profit generated. क्लियर? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुद की आईटीआर होगी, जबकि मुकेश अंबानी की खुद की आईटीआर होगी। सेपरेट लीगल एंटिटी में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर यही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं होती, एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती, देन रिलायंस की जितनी भी कमाई होती वो मुकेश अंबानी को भरने पड़ते
as their personal taxes. Clear? So profits, whatever you have made on your sole proprietorship business, will be counted as your own profit, and you will have to pay taxes as per the rates applicable on you. ओके इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली है, बिकॉज इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इधर कोई तामझाम नहीं है, कंप्लायंस का काम भी नहीं है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी फ्लेक्सिबिलिटी है और काफी सिंप्लिसिटी है. डेफिनेटली ऑपरेशन काफी आसान होता है. बट लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिजनेस की जो ग्रोथ है वो लार्जली डिपेंड करती है प्रोप्राइटर और उसकी खुद की एबिलिटीज पे. अगर प्रोप्राइटर बहुत एम्बिशियस पर्सन है तो फिर शायद ग्रोथ हो जाएगी. अगर वो पैसे फंड करवा सकता है, फाइनेंस अरेंज कर सकता है, तो फिर बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी. अदरवाइज बिजनेस की ग्रोथ विल बी ऑलवेज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर. ये बात यहां लिखी है that the business growth is actually dependent on the owner's ability to finance the business and his personal risk appetite. जितनी रिस्क एपेटाइट होगी, जितने एम्बिशियस होंगे, उतना बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. अब यही स्ट्रक्चर, लगभग यही स्ट्रक्चर जो प्रोप्राइटरशिप में आप देख रहे हो, ये जनरल पार्टनरशिप में भी नजर आता है. अगर हम बात करें अबाउट जनरल पार्टनरशिप्स, देन दीज आर रेगुलर पार्टनरशिप्स दैट वी टॉक अबाउट. अब इन पार्टनरशिप में एक इंसान नहीं बल्कि 2-3 इंसान मिलकर के एक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है. अभी भी ये कोई भी लीगल एंटिटी नहीं है. यस, दिस इज नॉट अ लीगल एंटिटी, फर्स्ट थिंग. दूसरा, यहाँ पे ये लीगल एंटिटी नहीं है और जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे इकट्ठा मिलकर के यहाँ पे बिजनेस चलाएंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट पे काम करेंगे, यानी कि एक का किया हुआ काम विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि जब सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी तो होगी, किसी ना किसी को तो होनी चाहिए. एंड इसीलिए यहाँ पे सारे पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड. And again, यहाँ पे business की growth is largely dependent on the ability of the partners as to how they can arrange finance for the business and what is their overall risk appetite. ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है. पहली बात लिखी है कि यहाँ पे कोई लीगल एंटिटी नहीं है. एंड हाँ, यहाँ पे पार्टनरशिप को आपको रजिस्टर करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट. क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे पार्टनर ऑपरेट करते हैं बिजनेस को शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी म्यूचुअल ट्रस्ट वाली बात है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पार्टनर के काम करने की वजह से सारे पार्टनर्स पे उसका इंपैक्ट आ सकता है. नेक्स्ट, सारे पार्टनर्स मिलकर के रिस्क लेते हैं और लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है. यहाँ पे सब लोग शेयर करते हैं रिटर्न को, प्रॉफिट्स को अपने अपने पर्सनल इनकम की तरह दिखाते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है, जब पार्टनरशिप में आप लोग कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट आपको मिलता है एंड दैट प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज योर पर्सनल इनकम. यू हैव टू पे टैक्सेस ऑन दैट. contributions to capital and expertise by पार्टनर्स. ऑब्वियसली ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल है और एक्सपर्टीज है ये पार्टनर्स खुद करेंगे. एंड बिजनेस ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर्स एबिलिटी टू फाइनेंस द बिजनेस एंड टेक रिस्क एपेटाइट. अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरली ना हल्का सा यहाँ पे ये डिफरेंट इतना है कि इंडिया में एटलीस्ट जनरल पार्टनरशिप में ना पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे टैक्सेस. ठीक है, इंडिया में कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं. यहाँ पार्टनरशिप फर्म खुद टैक्सेस पे करता है और वो टैक्सेस पे करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर होल्डर्स को, दैट इज टैक्स फ्री. ठीक है, सो इंडिया में ये सिस्टम है. बट खैर हमें इंडिया के सिस्टम से यार लेना देना नहीं है. यहाँ पे यूएस के हिसाब से जनरल पार्टनरशिप्स किस तरह बनती है, वहां पे एक ही खास पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ जो प्रॉफिट्स है वो टैक्स होते हैं एज पर्सनल इनकम ऑफ द पार्टनर्स. एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए एंड रिव्यू करते ही आपको लिमिटेड पार्टनरशिप पे भी एक बार गौर करना चाहिए. सो टेक अ पॉज हियर एंड प्लीज इसको रिव्यू कीजिए, देन वी विल गेट इनटू द लिमिटेड पार्टनरशिप स्ट्रक्चर. अब जनरल पार्टनरशिप से ही मिलता जुलता एक और पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप. ये लिमिटेड पार्टनरशिप थोड़ी अलग होती है. यहाँ पे दो कैटेगरी ऑफ पार्टनर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनर्स, एक को हम कहते हैं जनरल पार्टनर्स. नाम से समझ में आ रहा है, जनरल पार्टनर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी whereas limited partners will have limited liability. You will read more about this partnership structure, this limited partnership structure when you will be reading alternative investments. वहां पे प्राइवेट इक्विटी इसी तरह से बनती है. तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है एक बार इसको देख लेते हैं. इनकी भी कोई लीगल एंटिटी नहीं है. पार्टनरशिप अग्रीमेंट से एक ओनरशिप स्ट्रक्चर पता चल जाता है. नंबर 2, जीपी ऑपरेट करते हैं बिजनेस को. जीपी मतलब जनरल पार्टनर्स. ये लोग बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और ये लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करते हैं. एंजॉय तो क्या बोलूंगा, बट दे आर
cursed with unlimited liability। वहीं पे लिमिटेड पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और इनका बिजनेस पे कोई खासा कंट्रोल नहीं होता। सारे पार्टनर्स प्रॉफिट एंजॉय करते हैं और प्रॉफिट सारे अभी भी पर्सनल इनकम की तरह टैक्स हो रहे हैं। कंट्रीब्यूशंस पार्टनर्स ही करते हैं एंड ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन बोथ जनरल पार्टनर्स एज वेल एज लिमिटेड पार्टनर्स एज टू हाउ दे कैन bring in finance into the business and take risk। Now we are going to talk about the corporates or the limited liability companies। अब हम कंपनीज की बात करें जिसे हम इनकॉर्पोरेशंस कहते हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कहते हैं। तो ये सब क्या है, कितने तरह के हैं, उसमें सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन में दो तरह की कंपनी होती है। नंबर वन, जिनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो वो हो गई प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, और जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है वो हो गई नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन। नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन में भी ध्यान रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, करेक्ट, और पेड एम्प्लॉइज भी होते हैं। नाउ दिस वाज नथिंग न्यू, ये बस एक बार आपको ना समझाने के लिए लिख दिया गया है कि नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है यहाँ बीओडी नहीं होगा, नॉन प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है यहाँ पेड एम्प्लॉइज नहीं होंगे, सब होंगे यहाँ। जिस तरह एक नॉर्मल कंपनी रन होती है वैसे ये भी रन होगी, बीओडी भी होगा, पेड एम्प्लॉइज भी होगा, लेकिन यहाँ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो फिर प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट अ मोटिव, तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत दूर की बात है। सो ऑब्वियसली नो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, फिर भी अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज अ नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन फॉर यू। इसी की जैसे अगर हम प्रॉफिट कॉर्पोरेशन की बात करें तो प्रॉफिट कॉर्पोरेशन दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट। इंडिया में पब्लिक कंपनीज को हम लिमिटेड कंपनीज कहते हैं और प्राइवेट कंपनीज को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है रेस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली प्राइवेट कंपनी में बहुत रेस्ट्रिक्टेड ये मूवमेंट होती है, आप हर किसी को शेयर्स बेच के नहीं निकल सकते, लेकिन वहीं पे पब्लिक कंपनीज में शेयर बेचना लेना देना काफी ज्यादा आसान है। वहां पे आप किसी को भी अपना शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आमतौर पे नहीं होता। दूसरा ये भी फर्क पड़ता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका यूजुअली जो कैपिटल होता है वो काफी कम होता है, छोटा कैपिटल होता है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम होते हैं। पब्लिक कंपनीज में शेयर होल्डर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, थोड़े क्या काफी ज्यादा होते हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट अच्छे से समझाया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो अप टू 50 होते हैं, लेकिन वहीं पे पब्लिक कंपनीज में 50 से ज्यादा होते हैं। एंड यस, पब्लिक कंपनीज में क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो दीज आर सब्जेक्ट टू मोर रेगुलेशंस, दीज आर सब्जेक्ट टू मोर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? यहाँ पे पब्लिक कंपनीज का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है समझना कि यहाँ पे जब हम पब्लिक कंपनीज की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनीज। अब इंडिया में क्या है ना, इंडिया में पब्लिक कंपनीज भी हम कहते हैं, इसके अलावा हम लिस्टेड कंपनीज भी कहते हैं। पब्लिक कंपनीज होती है हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जबकि लिस्टेड कंपनीज वो है जो कि एनएसई या बीएसई पे लिस्टेड है एंड उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है ऑन द एक्सचेंजेस। वहीं पे पब्लिक कंपनीज जब हम यूएस के हिसाब से बात कर रहे होंगे देन वी विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लिस्टेड कंपनीज। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दोस कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। एक्सचेंज एनएसई बीएसई तो नहीं, वहां पे नेस्डैक और डाउ है, तो फिर उस हिसाब से वहां पे देखा जाएगा कि पब्लिक कंपनीज क्या होंगी। लीगल आइडेंटिटी की बात करते हैं, क्या एक कॉर्पोरेशन की लीगल आइडेंटिटी होती है? तो जवाब है यस। इनफैक्ट एक कॉर्पोरेशन की लीगल आइडेंटिटी होने की वजह से ही प्रॉपर्टीज भी कंपनी के नाम पे ली जा सकती है। आपने कई दफा देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है विच इज ओन्ड बाय सर्टेन कंपनी। How can that happen? That can only happen when you have a company in place. वहीं पे अगर कोई पार्टनरशिप होगी या फिर में कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होगी तो इनकी कोई भी तरह की लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। इसी वजह से ये लोग कोई भी एसेट्स नहीं खरीद सकते खुद के नाम पे। पार्टनर्स अपने नाम पे खरीदे, दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, बट कंपनीज की खुद की लीगल एंटिटी होती है। ये चीज यहां लिखी है, कंपनी फॉर्म्ड इज एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिया में ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है एमसीए। क्लियर? तो एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो वहां पे आप अपने इनकॉर्पोरेशन कैसे फाइल करते हैं? बाय फाइलिंग एमओए एंड एओए। एमओए एंड एमओए इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है एओए। ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप फाइल करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग योर कंपनी इन इंडिया। वहीं पे अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी कंपनी को आप जब फाइल करोगे तो उस समय आपको आर्टिकल्स फाइल करने पड़ेंगे अपने विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। इसके अलावा इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी ऑब्वियसली होगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जैसे इंडिया में हम बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कहते हैं जस्ट आर्टिकल्स, करेक्ट? तो वो जो आर्टिकल है वो इनको फाइल करने पड़ेंगे टू इनकॉर्पोरेट देयर कंपनी विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी।
कंपनी में सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस होता है वो होता है ओनर और मैनेजर का सेपरेशन, यानी यहां ओन कोई करता है और ऑपरेट कोई करता है। आमतौर पे कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि कंपनी में पैसे लगाने वाले तो शेयर होल्डर्स होते हैं, सो शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ दीज कंपनीज, करेक्ट, बट शेयर होल्डर्स कैन नॉट ऑपरेट द बिजनेस, सो व्हाट दे डू, they appoint BOD. BOD is what? BOD is board of directors. These board of directors basically oversee what the management is doing and obviously they appoint the management. So basically कंपनी चलाती है मैनेजमेंट, जिसमें आपके CEO वगैरह लोग आ जाते हैं, clear? So all the CEO, CFO, these are people from the management. These run the company, correct? These take decisions for the company. BOD just oversees whether all the decisions are taken in the interest of the shareholders और इन दी पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बस इसी चीज का ध्यान दिया जाता है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए काम करे, इसके लिए बीओडी को अपॉइंट किया जाता है। स्ट्रक्चर में वापस समझा दूं, शेयर होल्डर्स अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करके बीओडी को अपॉइंट करते हैं, विच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसी करते हैं वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एंड ये इंश्योर करते हैं दैट द मैनेजमेंट इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है, लिखा है कि ओनर्स जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, दोज वो ओवरसी बिजनेस ऑपरेशंस, करेक्ट। डायरेक्टर्स हायर करते हैं सीईओ को और सीनियर लीडर्स को जो कि मैनेज करते हैं बिजनेस को, तो ये मैनेजमेंट के पार्ट हो गए। इसके अलावा जो ओनर्स हैं उनके पास में वोटिंग राइट्स होती है, ऑब्वियसली इस वोटिंग राइट्स के बदौलत ही वो बीओडी को अपॉइंट करते हैं। एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फिर मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छे से इसका पालन करना पड़ता है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर दोज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वेयर इन the center, or I would say the focus of these policies is that everything that is done for the company, anything that is done by the management should be done in the interest of the shareholders. The interest of the shareholders should be placed first and then the interest of the other stakeholders comes. तो shareholders का interest सबसे ऊपर होना चाहिए। इस चीज को corporate governance practices में अच्छे से समझाया जाता है। वैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपने एक अलग से पूरी की पूरी मॉड्यूल पढ़ रखी होगी, अभी तक आई होप आपने पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो जरूर से पढ़ लीजिएगा। यू विल गेट अ हाईलाइट एज टू व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली इज। क्लियर? परफेक्ट। बिजनेस लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिजनेस लायबिलिटी बहुत ही सही है। यहाँ पे कंपनी के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड लिमिटेड लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव इन्वेस्टेड इन योर कंपनी। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी में अगर शेयर्स खरीद रखे हैं 10,000 रुपए के और कल को कंपनी डूब जाए तो मेरे को मैक्सिमम नुकसान 10,000 का ही हो सकता है। कंपनीज की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब यह है कि कल को कंपनीज डिसॉल्व हो जाए, कल को कंपनीज वाइंड अप भी हो जाए, तो भी शेयर होल्डर्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे द रिमाइंडर ऑफ द ड्यूज दैट द कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू सेटल। क्लियर? यहाँ पे कंपनी सेटल कर पाएगी तो ठीक, नहीं तो बाकी क्रेडिटर्स को अपनी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स विल नॉट पे एनीथिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। वो सिर्फ उतना देंगे जितना उन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। ये बातें कहाँ लिखी है? यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द मैक्सिमम अमाउंट एन ओनर कैन लूज इज व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंपनी, करेक्ट। एंड ओनर्स का यहाँ पे इस कंपनी में बनता भी है रेजिडुअल क्लेम, यानी कल को मान लो कंपनी बंद हो गई और कंपनी बंद होने के बाद में भी जो सेटलमेंट करनी थी एक्सटर्नल क्रेडिटर्स को, वो सारी सेटलमेंट होने के बावजूद कुछ बच गया, तो वो बचा हुआ सारा पैसा ओनर्स एंजॉय करेंगे। सो रेजिडुअल क्लेम का यहाँ पे एक ऑप्शन है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है और क्रेडिटर्स का ऑब्वियसली पेमेंट मिलने के बाद ये रेजिडुअल क्लेम पता चलता है। यहाँ पे इसी को हम कहते हैं नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेट एसेट्स का मतलब यही होता है कि हम कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करेंगे, उससे सारी की सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे एंड उसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल क्लेम एंड द ओनर्स हैव द राइट टू एंजॉय दिस रेजिडुअल क्लेम। कैपिटल फाइनेंसिंग की बात करें अगर हम, तो कौन कौन एक बिजनेस के लिए, एक कॉर्पोरेशन के लिए पैसे दे सकता है? तो देखो, किसी इंडिविजुअल के थ्रू पैसे आ सकते हैं। कैसे? शेयर होल्डर्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, करेक्ट। सो इंडिविजुअल्स यूजुअली पे the capital to the company, invest in the shares of the company, so obviously funding can come from individuals. It can also come from institutions. Institutions
बहुत सारे तरह के हो सकते हैं. एनबीएफसी फॉर एग्जांपल कैन प्रोवाइड लोन, बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स टू द कॉर्पोरेशन, सो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ फंडिंग. Corporations can also invest in companies. In fact, कई corporations शेयर होल्डर्स भी होते हैं कंपनीज के केस में. जैसे एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के काफी सारे स्टेक खरीद लिए. कैन दैट हैपन? यस, इट कैन हैपन, बिकॉज कंपनी बाय इटसेल्फ इज अ लीगल एंटिटी, एंड लीगल एंटिटी होने के वजह से दैट कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एज वेल, एंड इफ इट डज सो देन इट बिकम्स अ कॉर्पोरेट विच इज प्रोवाइडिंग कैपिटल टू अनदर कॉर्पोरेट. इसके अलावा फैमिली ऑफिसेस भी हैं. कई फैमिलीज हैं जो कि जैसे इंडिया में एचयूएफ का कल्चर है. सो एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो एचयूएफ बाय इटसेल्फ इज अ फैमिली अकाउंट व्हिच कैन आल्सो इन्वेस्ट इनटू शेयर्स. एंड फाइनली वी आल्सो हैव गवर्नमेंट. गवर्नमेंट खास करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो इन्वेस्ट इन वेरियस कंपनीज. गुड एग्जांपल कुड बी एलआईसी, एसबीआई एंड मेनी मोर एग्जांपल्स हैं जिनमें पब्लिक सेक्टर कंपनीज में खास करके एलआईसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं, एंड ये सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के तरफ से कंपनी में की जा रही है. सो ऑल दीज आर कैपिटल प्रोवाइडर्स फॉर द कंपनी. इसके अलावा दो तरह के कैपिटल होता है. पहला होता है ओन्ड. ओन्ड में आता है इक्विटी. इक्विटी का मतलब हो गया इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगा, जिसे हम यूएस की भाषा में कहते हैं कॉमन शेयर्स एंड प्रेफर्ड शेयर्स. मैं बार बार आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये सब इसलिए बता देता हूं बिकॉज हमने बचपन से यही सुना हुआ होगा. हमने इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सुना होगा. बट अगर वहीं पे हम अगर यूएस की बात करें तो यूएस में इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कहते हैं कॉमन शेयर्स, करेक्ट, और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रेफर्ड शेयर्स. सो कॉमन इक्विटी और प्रेफर्ड इक्विटी दोनों को मिला करके इक्विटी बनती है. इसके अलावा अगर बिजनेस में आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट माना जाएगा. यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के दो हिस्से हैं. नंबर 1 is owned, number 2 is borrowed. टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन में बहुत सारे दाव पेच हैं. नंबर 1, कौन सी कंपनी कैसे टैक्स देगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो रिसेंटली कम किए गए हैं, एंड आई थिंक companies of smaller size are paying only 25% taxes in India. इनफैक्ट यहीं पे कई ऐसे टैक्स हेवंस हैं जहां पे कंपनीज भी टैक्स नहीं दे रही होंगी. सो ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती है जहां पे अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह से कॉर्पोरेशन से टैक्स लेती हैं. आमतौर पे कंपनियां वहां पे रजिस्टर होना चाहती हैं जहां पे टैक्सेशन कंपनियों पे कम होता है बिकॉज वो टैक्स हेवन की तरह वर्क करता है. So yes, taxation for corporates vary differently from country to country. इसके अलावा corporations खुद अपने taxes भरते हैं. यहाँ पे किसी और को उनके लिए टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. एंड शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपने पर्सनल टैक्सेस जो होते हैं डिविडेंड्स पे वो कुछ कुछ कंट्रीज में नहीं देते. अब ऐसा क्यों होता है समझो. कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने प्रॉफिट किया तो प्रॉफिट पे कॉर्पोरेट टैक्सेस भर दिए गए. सो जाहिर सी बात है इन प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया. बाद में इसको आफ्टर टैक्स कॉर्पोरेट्स डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट अगर करता है शेयर होल्डर्स को, तो कुछ कुछ कंट्रीज में ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से पालन होता है और वहां ये माना जाता है कि क्योंकि इस प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्स भर दिया गया है तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स फ्री होना चाहिए. यानी कि अब इसमें शेयर होल्डर दोबारा टैक्स नहीं देगा. वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डबल टैक्सेशन हो जाएगा. एक प्रॉफिट पे जब कॉर्पोरेट ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है उसी प्रॉफिट को बांट करके शेयर होल्डर को दे दिया गया तो क्यों शेयर होल्डर उस पर दोबारा टैक्स देंगे. कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है. अनफॉर्चुनेटली काफी सारी कंट्रीज में नहीं भी होता है. इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पे डबल टैक्सेशन कंटिन्यू है और रिसेंटली से ही है, बहुत ज्यादा पहले से नहीं था, अब है. अब कंपनीज भी अपने कॉर्पोरेट टैक्सेस पे या कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे टैक्सेस देती है. एंड इसके अलावा वो जब डिविडेंड के तौर पे बढ़ता है शेयर होल्डर की इनकम बन जाता है तो शेयर होल्डर को भी उसको अपने पर्सनल इनकम पे टैक्स देना पड़ता है. यानी डबल टैक्सेशन प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में. अगर आप अपनी कंट्री के बारे में भी जानते हैं और वहां पे भी ऐसा हो रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम. ये है डबल टैक्सेशन. ये कास्केडिंग इफेक्ट के तौर पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कुछ कुछ कंट्रीज में चलो मान लो कि डिविडेंड्स पे टैक्स है ही नहीं. कुछ कुछ कंट्रीज डिफरेंटली भी ये काम करती है. कुछ कंट्रीज ऐसे करती है कि वो आपको बोलती है एक काम करो आप अपने डिविडेंड पे टैक्स दो लेकिन बाद में हम आपको टैक्स क्रेडिट दे देंगे यानी कि रिबेट दे देंगे. ये रिबेट बेसिकली इस वजह से मिल रहा है दैट द कंपनी हैज पेड टैक्सेस ऑन इट. अब ये क्यों होता है इसका रीजन है. सपोज करो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 20% जबकि पर्सनल टैक्स रेट है 40%. तो कंपनी 20% करके टैक्स दी है और पर्सनल टैक्स रेट है 40% की.
तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो कहती है कि आपको जब कोई भी डिविडेंड मिलता है तो आप उसको 40% के हिसाब से उस पर टैक्स दो, एंड जो भी आपका रिबेट बनता है विच इज 20%, तो वो हम आपको रिबेट दे देंगे, वी विल गिव यू क्रेडिट फॉर दिस एंड यू विल हैव टू पे ओनली 20% रिमाइंडर अमाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे ये एक तरह का रिबेट या फिर में एक तरह का क्रेडिट का काम कर रहा है, एंड द हायर टैक्स रेट इज बीइंग चार्ज। तो ये ओवरऑल 40% जरूर हो जाता है, लेकिन इसमें 20% कॉर्पोरेट देते हैं और बाकी 20% शेयर होल्डर को देना पड़ता है। करेक्ट? लेकिन इंडिया में अगेन ये भी नहीं होता। इंडिया में अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25% और 30% है पर्सनल टैक्स रेट, तो फिर आपने 25 भी देना होगा और 30 भी देना होगा। जबकि ज्यादा मीनिंगफुल ये बनता है कि इस 30 में ये 25 का क्रेडिट मिलना चाहिए, एंड द शेयर होल्डर शुड बी लायबल टू पे ओनली 5% टैक्स ऑन इट। यहाँ पे लिखा है द शेयर होल्डर्स रिसीव पर्सनल टैक्स क्रेडिट फॉर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ टैक्सेस पेड बाय द कॉर्पोरेशंस। इसके अलावा टैक्स डिसएडवांटेज जो है वो कुछ कुछ कंट्रीज में है। Clear? In many countries, there are tax disadvantages associated with the corporate business tax structure. Why? Because shareholders also have to pay taxes on the profits that the company has paid taxes already on. यानी कि कुछ कुछ कंट्रीज, इसका मैं एग्जांपल कब से दे ही रहा हूं, इंडिया का एग्जांपल एकदम इसमें आएगा, जहां पे कॉर्पोरेट्स भी अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद शेयर होल्डर्स भी अपने डिविडेंड्स पे टैक्स दे रहे हैं। तो यस, ये है आपके लिए ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर कॉर्पोरेट्स के बारे में खूब चर्चा हुई हमारी। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ाई करी। आई होप ये पहला लर्निंग आउटकम आपको अच्छे से समझ में आया है, यहाँ पे हर एक फीचर को आपने गौर किया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग आउटकम को लेकर के, जहाँ पे हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज को और अच्छे से समझ रहे होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ रहे होंगे। बट फॉर द टाइमिंग अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।